नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी मरहम। पुरातत्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसी हिमाकत हुई भी कैसे? कोई मूर्तियां चुराता, कहीं बेच देता तो बात समझ में आती है, पर अजीब मूर्खता की बात कर रहा है राम सिंह। यह तो सरासर आपराधिक प्रकरण है, सांस्कृतिक धरोहर के साथ खिलवाड़ है। कितना मुश्किल है इन पत्थरों को सहेजना। पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी कश्यप जी के सामने जब यह मामला उजागर हुआ तो वे पहले तो चकित हुए, फिर क्रोधित। तुरंत ड्राइवर को बुला सांची चलने को कहा। वहां के अधिकारी को उनके पीए ने पहले ही खबर भिजवा दी थी। भोपाल से 1-1.25 घंटे में गाड़ी सांची पहुंच चुकी थी। सीधे संग्रहालय पहुंचे। अधिकारी तनतने भुने से खड़े थे और राम सिंह सर नीचा किए। कश्यप जी ने पहुंचते ही कहा, दिखाओ क्या हुआ है। अधिकारी उन्हें जब अंदर ले गए और राम सिंह की करामात दिखाई तो कश्यप जी भी दंग रह गए। मूर्तियों को देखकर सर पकड़कर बैठ गए। अरे राम सिंह, क्या और कैसे किया यह सब? वे चीखे। उनकी चीख से सारा संग्रहालय थर्रा गया। राम सिंह पूर्ववत सर झुकाए खड़ा था। वे आए और उसका कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा, अब कौन जवाब देगा तुम्हारी इस हरकत का? कहीं प्रेस को खबर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम 20 साल से यहां काम कर रहे हो, फिर अच्छी खासी छवि है तुम्हारी, फिर एन सेवानिवृत्ति के पहले यह क्या किया? बोलो, बोलते क्यों नहीं? उसका मौन देखकर माथे पर हाथ रख वे परेशानी में इधर उधर टहलने लगे। वहां के सुपरवाइजर ने कहा, सर, मंत्री जी को भी खबर तो करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बात कैसे? वे बोले, हाँ, अभी तो तुम यह कमरा सील करवा दो, मैं साहब से बात करता हूं, और इसे कहीं जाने मत देना। राम सिंह की तरफ एक चुभती सी नजर डाल वे ऑफिस में घुस गए। बड़ी देर तक मंत्री जी से बात चली। फिर वे जरूरी आदेश दे मंत्री जी से मिलने निकल पड़े। वे राम सिंह को लंबे अरसे से जानते थे, वहीं के रहने वाले थे, और लंबे समय बाद अपने गृहनगर के पास पदोन्नति पा लौटे थे। आने पर सबसे पहले राम सिंह से ही सामना हुआ था। पिता का एक छोटा होटल था सांची के पास। पिता चाहते थे होटल व्यवसाय को ही उनका बेटा आगे बढ़ाए, लेकिन सांची के आसपास बिखरे इतिहास ने उनमें ऐसी जिज्ञासा भरी कि पुरातत्व और इतिहास को पढ़ने का निश्चय कर वे पुरातत्व विभाग में ही नौकरी पा गए। इस राम सिंह के पिता भी यही काम करते थे। किशोरावस्था में राम सिंह और कश्यप जी इन्हीं पत्थरों में घूमते रहते। राम सिंह कहता, बाबू, तुम्हें कुछ सुनाई देता है? ये पत्थर कितना कुछ कहते हैं। वे हंसते, भला पत्थर भी कुछ बोलते हैं। पर राम सिंह तो मानो पत्थरों की भाषा जानता था, उनसे बतियाता था। कश्यप जी उसे अपनी विज्ञान सम्मत बुद्धि से समझाते। इतिहास और पत्थरों का विज्ञान, पर बुद्धि और भावना का मेल बहुत सहज तो नहीं, सो दोनों अपनी अपनी तरह से पत्थरों को आंकते। वक्त आगे बढ़ा और कश्यप जी अपनी नौकरी के सिलसिले में देश भर और विदेश में घूमे। पुरातत्व पर उनकी रिसर्च ने उन्हें प्रसिद्धि और पैसा दोनों ही दिलवाया। छुट्टियों में सांची आते तो स्तूप देखने जरूर जाते। राम सिंह वहीं संग्रहालय में नौकर हो गया था। कुछ सालों बाद उन्हें पता चला था कि एक दुर्घटना में उसका एक पैर और एक आंख चली गई थी। कार एक झटके से रुकी। वे वर्तमान में लौटे और मंत्री जी से मिलने पहुंचे। पूरी बात जानकर मंत्री जी ने एक जांच कमेटी बनाकर जांच करने का आदेश दे दिया, जिसके अध्यक्ष स्वयं कश्यप जी थे। अगले दिन कुछ और अधिकारियों को साथ ले वे सांची पहुंचे। कमेटी को विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। शर्मा जी, राम सिंह को बुलाइए, वे बोले। राम सिंह अपनी बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा। आशा के विपरीत उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि वहां एक संतुष्टि थी, किसी काम को पूरा करने की। उन्होंने राम सिंह से पूछा, राम सिंह, क्या तुम हमें बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते कि पुरातत्व महत्व की वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया?
राम सिंह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मूर्तियों ने ही हमसे कहा था ऐसा करने को। उनके हाथ से पानी का ग्लास गिरते गिरते बचा। वे झुंझला उठे। क्या बकवास करते हो, पत्थर भी कभी बोलते हैं? हाँ सर, बोलते हैं, कोई सुनने वाला हो तो, वह खोया सा बोला। दूसरे अधिकारी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्या कहते हैं यह पत्थर तुमसे? सबकी अपनी अपनी कहानी है साहब, आपकी हमारी तरह, वह उसी भाव से बोला। कश्यप जी ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए पूछा, क्या पूरी बात बताओगे राम सिंह? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, वह चहका। फिर उसने बताना शुरू किया। बचपन इन पत्थरों के साथ ही बीता। माई बापू दिन भर खुदाई करते थे और हम इन पत्थरों से बतियाते, और कोई तो होता नहीं था। सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया और यहाँ नौकर हो गए। अंदर दिन भर मूर्तियों के बीच बैठकर या तो उन्हें देखते या आने जाने वालों को। कभी कभी रात की ड्यूटी भी कर लिया करते हैं साहब जी। बैठे बैठे हम सोचते साहब कि ये मूर्तियां भी कितनी भाग्यशाली हैं। यहाँ इंसानों के रहने को घर नहीं और पत्थर होते हुए भी या एसी में रहती हैं। पर हमें क्या पता था कि ये भी बड़ी दुखी हैं। एक रात हमें यहाँ खटर पटर और लोगों के बोलने की आवाजें आने लगी। पहले मुझे लगा चोर है, लेकिन देखा चौकीदार जाग रहा था। फिर यह आवाजें कैसी? हमने अंदर के एक कमरे में, जहां हम दिन भर बैठा करते थे, झांक कर देखा। तो क्या देखते हैं साहब, सारी मूर्तियां अपनी अपनी जगह से उतरकर एक जगह इकट्ठी हो गई थीं और अपना अपना दुख एक दूसरे को सुना रही थीं। किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की नाक, किसी का कान, किसी की आंख और किसी का पूरा चेहरा ही बिगाड़ दिया गया था। जिन मूर्तियों के सर नहीं थे, उनके धड़ अपने सर लगाकर खुश होना चाह रही थी, लेकिन उनका दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे रो रोकर अपनी बर्बादी की कहानी कह रही थीं, जैसे हमारा एक पैर और आंख नहीं है। वैसे ही इन मूर्तियों का भी कोई न कोई अंग बिगड़ा हुआ था। मूर्तियां कहती, कैसे हर बदलते युग में एक दूसरे की संस्कृतियों के निशान मिटाने के लिए हमें तोड़ा गया। यह सोचकर कि पत्थर है दर्द नहीं होगा, पर दर्द होता है। किसे कहें, कौन हमारा दर्द समझेगा, कौन हमारे जख्मों पर मरहम लगाएगा? कह कहकर मूर्तियां विलाप करने लगी। पहले मुझे लगा यह सपना है, पर आंख मसल मसल कर देखने के बाद भी मुझे मूर्तियां रोती दिखी। सुबह होते होते वे सब फिर अपनी अपनी जगह पर जाकर लग गईं। इतना कहकर राम सिंह चुप हो गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वह थोड़ा रुककर बोला, फिर तो यह रोज का काम हो गया साहब जी। मैं रोज उनकी बातें सुनता और सोचता, मेरा एक पैर नहीं है, मुझे तकलीफ होती है। वैसे ही इन मूर्तियों को भी होती होगी। एक दिन मैंने मूर्तियों से बात करने की सोची। जब मूर्तियां अपनी बातें कर रही थीं, तो मैं वहां पहुंचा दबे पांव, पर मुझे देख वे फिर मूर्तियां बन गई। मैंने फिर भी उन्हें कहा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, हाँ मैं तुम्हें ठीक करूंगा। मैंने देखा साहब, मैंने देखा, सब मूर्तियां एक साथ मुस्कुराई थीं। शर्मा जी ने कश्यप जी के कान में कहा, यह रोज मूर्तियों के पास जा जाकर कुछ बोलता तो रहता है। हमने सोचा आदत है बुदबुदाने की। माँ बाप खत्म हो गए, शादी ब्याह हुआ नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए मूर्तियों से ही बात करने लगा था। कश्यप जी ने राम सिंह से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बकवास पर कोई विश्वास करेगा? क्या पत्थर भी बोल सकते हैं? हाँ मैं बताता हूँ साहब जी कैसे बोलते हैं, आइए। कहकर वह सबको लेकर उस कमरे में गया जहां वह 20 साल से बैठा रहता था। देखिए, क्या आप नहीं सुन पा रहे हैं? यह मूर्ति एक नृत्यांगना की है, पर इसके पैर नहीं। इसकी तड़प देखिए। इधर आइए। यह टूटा बर्तन और यह माँ की मूर्ति अपने बच्चे के लिए खाना बनाना चाहती है, पर टूटे बर्तन में कैसे? देखिए, यह टूटे खिलौने किसी बच्चे के होंगे, वह रो रहा है खिलौने के लिए। यह धड़ जिसका सर नहीं है, मांग रहा है अपनी पहचान। यह सन्यासी, इसके सारे मंदिर, मूर्तियां तोड़ दी गईं, व्याकुल है अपनी पूजा साधना के लिए। राजा की मूर्ति, शक्ति दंड तोड़ दिया गया, शक्ति विहीन राजा, और यह बिन राजा का नगर टूटा फूटा।
किसान का टूटा हल, मन भर रोता किसान, टूटे फूटे वाद्य यंत्र, यह रोता कलाकार, खंडित शस्त्र, बिना इनके सिपाही कैसे लड़े, तो वह भी व्याकुल। कटे सर वाले महिला पुरुष और बच्चे बयां कर रहे हैं हिंसा की कहानी। और सबसे बड़ा दुख इस मूर्तिकार का, जिसने न जाने कितने बरस लगाकर यह मूर्तियां बनाई थीं, पर सब की सब मिटा दी गई, तोड़ दी गई। तो इनकी तकलीफ मुझसे न देखी गई। मैं मौका खोजने लगा इनके घाव पर मरहम लगाने का, और मुझे मौका मिल गया। जब इस कमरे का सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया, उस रात मैंने टूटे बर्तन की जगह नई हांडी रख दी। स्टोन सिलर और प्लास्टर ऑफ पेरिस से किसी की आंख, किसी का कान, किसी की नाक और हाथ पैर धड़ जोड़ने की कोशिश करने लगा। राम सिंह रुका। तुम बेवकूफ हो, क्या यह बात पता नहीं चलती? हर दिन मूर्तियों की नंबरिंग और इमेज की जांच होती है। जरा सा भी अंतर तुरंत पहचान में आ जाता है। तुम तो उन्हें नया रूप देने लगे। कश्यप जी चीखे। कोई बिगड़ी चीज सुधारने में कैसा अपराध साहब जी? राम सिंह कातर स्वर में बोला। इन खंडित मूर्तियों की ही कीमत है। कटे पैर, टूटा हाथ, फूटी आंख की कीमत है। कश्यप जी खींचकर बोले। हमारा भी एक पैर और एक आंख नहीं है साहब जी, पर हमारी तो कोई कीमत नहीं है। वह बोला। छन से कुछ टूटा उनके अंदर। तुम क्या मूर्ति हो? इस बार स्वर कुछ धीमा था। नहीं, इंसान है। पर टूटी मूर्ति टूटे इंसान से ज्यादा कीमती। वह हंसा। जाने कैसी हंसी थी, पर कश्यप जी कुछ कह नहीं पाए। मन अजीब सा हो गया। कश्यप जी ने उसे जाने का कहकर अपने साथ आई विशेषज्ञों की टीम से मूर्तियों का परीक्षण करवाया। अधिक कुछ बिगड़ा नहीं था। जो कुछ था वह कुछ रसायनों की मदद से ठीक हो सकता था। कश्यप जी बड़े प्रभावशाली अधिकारी थे, इसलिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर किसी बड़ी सजा से उन्होंने राम सिंह को बचा लिया। मानसिक हालत ठीक न होने का कारण लिख राम सिंह को 2 महीने पहले ही सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया और दंड स्वरूप इन 2 माह की तनख्वाह काटने का आदेश दिया गया। बाकी लोगों को रवाना कर वे ऑफिस में बैठे सोचने लगे, कितना अंतर है उनमें और राम सिंह में। वे जीवन भर मूर्तियों पर रिसर्च करते रहे। दुनिया जहां की मूर्ति कला, हजारों मूर्तियों पर काम किया है, उन्हें खोजने का, सहेजने का, पर उन पत्थरों ने उन्हें भी पत्थर बना दिया था। लेकिन राम सिंह ने न मूर्तियां बनाई न सहेजी, बस उनके बीच बैठकर ही उनका हो गया। कितना फर्क होता है संवेदनाओं का। बड़ी अजीब बात है। इंसान के कत्ल की चर्चा तक नहीं और जानवरों के शिकार पर बवाल। इंसान की सूरत बिगाड़ने, हाथ पांव टूटने पर तत्परता नहीं, और पत्थर की मूर्तियों के लिए ऐसी मुस्तैदी। सोचते सोचते उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। इस दुनिया में जहां इंसान इंसान को और रोज टुकड़ों टुकड़ों में घाव दे रहा है, वहां बेजान पत्थर की मूर्तियों के घावों पर मरहम लगाने वाला पागल नहीं तो और क्या है। जाने के लिए बाहर निकले तो राम सिंह सामने खड़ा था। अपने जेब से 2 महीने की तनख्वाह निकालकर उसके जेब के हवाले कर उसको गले से लगा लिया और धीरे से बोले, होटल में चौकीदारी का काम निकाला है तुम्हारे लिए। और निकल पड़े मन में संतोष लेकर कि आज उन्होंने भी एक भंजित मूर्ति के घाव पर मरहम लगा दिया है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी मरहम।